हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉप 250 क्वेश्चन का सबसे पहला। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कोर्स 99 में अभी तक अवेलेबल है, 12 बजे तक, रात 12 बजे तक रहेगा। जो भी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन ये जो है 250 वाला, ये रात के 12 बजे के बाद यानी कल से हो जाएगा 199 का। ध्यान रखिएगा, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का कोर्स जो चल रहा है, इलेक्ट्रिकल मशीन का जो भी कोर्स चल रहा है, टू 250 क्वेश्चन जैसे इसका खत्म होगा, उसके जस्ट बाद मैं पावर सिस्टम स्टार्ट कर दूंगा। इसके जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका पावर सिस्टम का। ठीक है, 250 क्वेश्चन चलेगा। बट अभी इस वाले सीरीज में सिर्फ मशीन का चलना है ना, तो कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये जो अभी 99 का है ना, आज का है, आज तक का है ना। 12 बजे के बाद, पहले ही बता दे रहा हूँ, 12 बजे के बाद तो जितने भी आपके दोस्त है सबको शेयर कर देना। ये 199 का हो जाएगा। रात के 12 बजे के बाद ये हो जाएगा 199 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख के बताइए क्या होना चाहिए। देख के बताइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए इसका। सब लोग देखे जरा, बताए क्या होगा। देखिए एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को, जरा बताए क्या होगा। देखिए, ट्रांसफॉर्मर का अगर मैं पर्पस की बात करूं, पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, भैया ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। तो एक जो पर्पस है इसका सबको क्लियर होगा। एक पर्पस क्या है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। तो स्टेप अप, देखो पावर को नहीं बेटा, है ना, पावर को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है, इसलिए पैसिव डिवाइस है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर आपका एक्टिव डिवाइस नहीं है। कौन सा डिवाइस है, पैसिव डिवाइस है। और इसका मात्र एक कारण है, क्या है, पावर का एम्पलीफिकेशन नहीं करता। जो भी आपका इनपुट पावर है वही आपका आउटपुट पावर होता है, तो पावर का एम्पलीफिकेशन नहीं करता इसलिए। हाँ, केएसयू, क्या नाम है आपका पूरा नाम, वो आपने लिखा भी था बेटा। ये मुश्किल से 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। आप कहां मार्च में जा रहे हो, 250 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है, 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा बेटा, 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो आप सारे सब्जेक्ट की बात करो तो अलग बात है, अदरवाइज सिर्फ मशीन की बात कर रहे हो कि मार्च लास्ट में है आपका पेपर, तो बेटा उससे पहले 250 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, है ना। हाँ, तो स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज, 250 तो क्वेश्चन है बेटा। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। सारे पार्ट कवर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरा, ट्रांसफार्मर में आपको पता होगा हम डीसी सप्लाई नहीं देते। इसका कारण क्या है, डीसी सप्लाई दोगे फ्लक्स बनेगा, भैया मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा। वेस्टर्न ने बोला था कि आप एसी दो या डीसी दो, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा। बट वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट नेचर का होगा, स्टेशनरी होगा, तो कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। मतलब ट्रांसफार्मर की वर्किंग डीसी पे पॉसिबल नहीं है, तो डीसी को आइसोलेट कर देता है। अगर आप एसी और डीसी दोनों लगा दे तो डीसी को आइसोलेट करने का काम करता है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंटरव्यू का सवाल भी बन जाता है, कभी कभी इंटरव्यू पूछा जाता है कि इंपिडेंस मैचिंग से क्या समझते हैं। इंपिडेंस मैचिंग से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जाता है। तो इंपिडेंस मैचिंग का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। अगर मैं इंपिडेंस मैचिंग की बात करूं, जैसे नॉर्मल अगर एक सर्किट लूं जहां पे आपका एक सोर्स रेजिस्टेंस है, एक लोड रेजिस्टेंस है, और लोड रेजिस्टेंस हमारा वेरिएबल हो। यहां पे जो सोर्स रेजिस्टेंस है ये कैसा है, फिक्स्ड है। यहां पे जो लोड रेजिस्टेंस है ये कैसा है, वेरिएबल है। इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या कंडीशन होगा फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की
क्या कंडीशन होगी, तो आई होप सबको ये पता होगा, सबने पढ़ा होगा नेटवर्क में, आर एल इक्वल टू आर एस, आर एल इक्वल टू आर एस, लोड के साइड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं, दोनों के दोनों अगर फिक्स्ड है, दोनों के दोनों अगर फिक्स्ड है, ये आपका सोर्स रेजिस्टेंस, ये आपका लोड रेजिस्टेंस, यहां पे आर एस आपका फिक्स्ड है और लोड रेजिस्टेंस भी फिक्स्ड है। अगर ये दोनों के दोनों फिक्स्ड है, मैं बोलूं कि लोड के पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है, तो आप आर एल इक्वल टू आर एस नहीं बोल सकते, ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई होगा भी नहीं। इसका कारण क्या है, क्योंकि आर एल भी यहां पे फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, तो कोई वेरिएबल लेके आया जाए, तो किसको लेके आते हैं, ट्रांसफॉर्मर को। आप बीच में ट्रांसफॉर्मर लगा दे, नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करके आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अचीव कर सकते हो लोड के अक्रॉस। कैसे, बाय वेरिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एंड दिस प्रोसेस नोन एज इंपीडेंस मैचिंग। तो कभी भी इंपीडेंस मैचिंग पूछा जाता है, तो इंपीडेंस मैचिंग क्या है, जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस दोनों क्या हो, फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो, वहां पे अगर लोड के पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं, और ट्रांसफॉर्मर के नंबर ऑफ टर्न्स वेरी करके हम लोड के पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अचीव कर सकते हैं। यहां पे देखिए, अब सेम चीज करना है। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। यहां पे ये देखिए इस साइड वाला कितना है, 8 ओम है। अब बीच में क्या है, ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स हो गया N1, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स हो गया N2। N2 गिवन है, N2 गिवन है। इसने पूछा है, if the secondary winding of the ideal transform the circuit shown in the given figure has 40 turns, then for maximum power transfer 2 ohm resistor के क्रॉस the number of turns required in the primary winding, N1 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपने पढ़ा होगा सेकेंडरी से प्राइमरी साइड जब रेफर करते हैं तो N1 अपॉन N2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप लिखोगे N1 अपॉन N2 का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 ओम को, तो किसके क्रॉस, किसके इक्वल हो जाएगा, 8 ओम के। अब यहां से 2 से कैंसिल आउट करोगे, 4 हो जाएगा, तो यानी N1 अपॉन N2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां से आप स्क्वायर हटाओगे, तो यहां पे लिखोगे अंडर रूट, हो जाएगा 2, और N2 की वैल्यू कितनी है, 40, तो N1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, N1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 40, यानी हो जाएगा 80 ओम, 80 ओम। अब बताइए जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर, सबको ये डाउट क्लियर है, आगे चले, ये सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर है, आगे चले। जल्दी बताएं, सबको क्लियर है, चलिए चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट सवाल को पढ़िए, बताइए क्या होगा, नेक्स्ट सवाल को पढ़िए, बताइए क्या होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर एट फुल लोड 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग इज 5%, फॉर ए फुल लोड एट 0.9 पावर फैक्टर लीडिंग विल बी, क्या होगा, एनीवन, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, कोई बताएं। देखिए 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग पे वोल्टेज रेगुलेशन कितना है, 5%। इसने 0.9 पावर फैक्टर लीडिंग पे पूछा है। तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन आपको पता हो, कुछ इस तरह से हम प्लॉट बनाते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ये आप लोगों ने ये वाला प्लॉट देखा होगा, सब लोगों ने, आई होप सो।
ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन, इधर है लैगिंग पावर फैक्टर, इधर है लीडिंग पावर फैक्टर, और ये है आपका यूनिटी पावर फैक्टर। मतलब कुछ इस तरह से सिनारियो है, इस तरह से सिनारियो, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपका है जीरो पावर फैक्टर, यहां पे है आपका, यहां पे जीरो पावर फैक्टर। इसके बाद क्या होगा? 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.5 होगा, 0.6 होगा, 0.8 होगा, फिर यहां पे 1 होगा कि नहीं होगा। यहां पे यूनिटी पावर फैक्टर, इधर जा रहा है तो जीरो पावर फैक्टर, मतलब जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। देखो पावर फैक्टर क्या होगा, ऐसे ये वोल्टेज है तो ये 90 डिग्री लैग हो सकता है मैक्सिमम करंट, या तो मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है, 90 डिग्री लीड हो सकता है। भाई 90 से ऊपर नहीं जाएगा ना, या तो 90 डिग्री लैग या तो 90 डिग्री लीड। तो 90 डिग्री लैग ये वाला दिख रहा है आपको, तो 90 डिग्री मतलब अगर मैं cos 90 पावर फैक्टर लिखूं, cos 90 लिख दूं, तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो जीरो पावर फैक्टर हो गया। तो ये हो गया आपका जीरो पावर फैक्टर लैग, और ये हो जाएगा जीरो पावर फैक्टर लीड। तो यहां पे आप बोल सकते हो, यहां पे ये आपका हो गया ZPF लिख रहा हूं, जीरो पावर फैक्टर, ये लैगिंग साइड है बेटा। और फिर यूनिटी पावर फैक्टर के बाद फिर आएगा 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.4, 3, 2, 1, 0। तो कौन सा? ये हो गया जीरो पावर फैक्टर, बट किस पे? लीडिंग। 90 डिग्री लीड, 90 डिग्री लैग। ये चीजें समझ में आ रही है। और ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होता है, जीरो पावर फैक्टर के आसपास यहां पे मैक्सिमम होता है, जीरो होता है लीडिंग पे, और इसके बाद ये सबसे नेगेटिव हो जाता है, सबसे मिनिमम हो जाता है लीडिंग के पास। ये वोल्टेज रेगुलेशन का कुछ ग्राफ है। सबसे मैक्सिमम जीरो पावर फैक्टर के पास जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, लीडिंग पे यूनिटी पावर फैक्टर के पास। ध्यान से सुनिएगा, ये भी एक नंबर का सवाल है। जीरो रेगुलेशन, ये जीरो रेगुलेशन है, दिख रहा है यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन, यहाँ पे क्या है? जीरो। ये है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर पे होगा, बट नियर टू जीरो यूनिटी पावर फैक्टर, नियर टू यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग बट नियर टू यूनिटी पावर फैक्टर। ये होगा लैगिंग नियर टू जीरो पावर फैक्टर। याद रखिएगा, तो जीरो रेगुलेशन कहां पे होगा? जीरो रेगुलेशन लीडिंग पे ही होगा, लेकिन यूनिटी पावर फैक्टर के पास में, यानी यूनिटी पावर फैक्टर का तो वन के पास क्या होगा? 0.98, 0.97, 0.96, 0.9 मान लो ना। और इधर आपका मैक्सिमम वाला जो है, मैक्सिमम रेगुलेशन, ये किस पे होता है? लैगिंग पावर फैक्टर पे होता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर कौन से? जीरो पावर फैक्टर के लगभग पास में, जीरो पावर फैक्टर के आसपास। बातें क्लियर समझ में आ रही है? तो यहां पे इसने बोला है 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग पे 5% है। तो 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग मान ले, यहां पे मान लेता हूं मैं, यहां पे सपोज दैट यहां पे मान लू 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग है, लैगिंग साइड। इसके क्रॉसपोंडिंग कुछ वोल्टेज रेगुलेशन है 5%। ये पीली वाली दिख रही है क्या? नहीं दिख रही मेरे ख्याल से। एक मिनट में इसको थोड़ा दूसरा कलर कर दूं। देखिए यहां पे आपका मान लीजिए 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग, इसके क्रॉसपोंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन है, मान लीजिए कितना दिया हुआ है? 5%। अब इसने पूछा है 0.9 लैगिंग पे, लीडिंग पे 0.9 लीडिंग पे पूछा है, तो लीडिंग हो गया ये वाला साइड। तो भैया ये लीनियर ग्राफ तो है नहीं कि 5% था तो इधर आ जाएगा -5%, नीचे में आ रहा हो तो जीरो से क्रॉस कर रहा होता है तो ऊपर में +5% नीचे -5% होता है। तो ये तो यहां से दिख रहा है कि यहां से डिक्रीज ही होगा, हो सकता है नेगेटिव हो जाए। वोल्टेज रेगुलेशन वाली एक्सिस को देखिए, तो रेड वाली लाइन को देखिए, ये तो डिक्रीज ही हो रहा है ना यहां से कंटिन्यूअस। तो डिक्रीज होने का मतलब या तो इससे कम होगा या तो हो सकता है नेगेटिव हो जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन रिड्यूस एंड मे इवन बिकम नेगेटिव। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है?
इससे रिलेटेड एक सवाल आप सॉल्व कीजिएगा, मैं यहीं पे लिखता हूं, इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वोल्टेज रेगुलेशन एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग is 2.5%, देन इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, वोल्टेज रेगुलेशन एट 0.8 पावर फैक्टर लीड विल बी, ऑप्शन ए है -2.5%, 0%, -1%, +2.5%। ठीक है, इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर अभी तुरंत से नहीं चाहिए, है ना, इसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पढ़िए, बताइए क्या होगा। नेक्स्ट सवाल को पढ़े सब लोग, बताइए क्या होगा। देखिए एक बार सवाल को, सभी लोग एक बार सवाल को देखिए। टू ट्रांसफॉर्मर X and Y with identical ratings and dimensions have 0.8 mm and 1.2 mm thick laminations. If Rm and Xm are the magnetizing branch parameters in the equivalent circuit, magnetizing branch parameter समझते हो आप लोग, जो आप ओपन सर्किट टेस्ट जब कंडक्ट करते हो, ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट करने के बाद आप शंट ब्रांच पैरामीटर्स फाइंड आउट करते होगे। ओपन सर्किट टेस्ट जब कंडक्ट करते हो तो आप शंट ब्रांच पैरामीटर्स फाइंड आउट करते होगे। ये कुछ शंट ब्रांच पैरामीटर्स कुछ इस तरह से होते हैं, जिसको मैं अपनी क्लास में आरसी और एक्सएम लिखता हूं, बट यहाँ पे जो इसने लिखा है, मेंशन किया है, मैं वही लिख दूं। ये आरएम है, ये जेएक्सएम है ना। इसमें कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट जाता है, इसमें मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट जाता है। ये चीजें समझ में आ रही है, ये लॉसेस को शो कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे आरएम एक्सएम के बारे में पूछा कि क्या चेंजेस आएगी। देखो, अगर मैं बात करूं, जब आप ट्रांसफॉर्म पढ़ते हो तो सीरीज ब्रांच जब बनाते हो, सीरीज ब्रांच जैसे R1 X1 R1 JX1 ऐसा कुछ इस तरह से जब बनाते हो, तो ये पैरामीटर्स क्या हैं। ये नॉर्मल एक रजिस्टर मान लो, जैसे नेटवर्क में एक नॉर्मल रजिस्टर है, तो रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या कभी? नहीं। तो सेम है R1 X1, आप यहां पे वोल्टेज करंट की वैल्यू कुछ भी रखो, ये वाइंडिंग की रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। फिर से सुनो, ध्यान सुनना। जैसे आप नॉर्मल एक रजिस्टर देखते हो बेटा, नेटवर्क में देखते हो एक रजिस्टर, भले रजिस्टर की वैल्यू 5 ओम है, सपोज दैट एक वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू 5 ओम है। अब मैं वहां सप्लाई करंट कुछ भी चेंज करूं, मान लो सप्लाई चेंज कर दिया, वोल्टेज करंट की वैल्यू चेंज हो गई वहां पे, तो क्या वो उसकी रजिस्टर की वैल्यू चेंज होगी? रेजिस्टेंस की नहीं चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। सेम रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। बट यहां पे सप्लाई, अगर ट्रांसफॉर्म में सप्लाई के साथ छेड़छाड़ करोगे, करंट कुछ चेंज हो रही है, लॉसेस कुछ चेंज हो रहे हैं, तो ये दोनों पैरामीटर चेंज होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज ब्रांच होते हैं, ये होते हैं लीनियर पैरामीटर। सीरीज ब्रांच वाले होते हैं लीनियर पैरामीटर्स, ये होते हैं नॉन लीनियर पैरामीटर्स। ये एक्चुअल में रजिस्टर और रिएक्टर नहीं है, ये एक्चुअल में रजिस्टर और रिएक्टर नहीं होते, ये होते हैं, समझ लो, ये नहीं है एक्चुअल में रजिस्टर रिएक्टर। ये शो कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को। आरएम शो करता है ट्रांसफॉर्मर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को, एक्सएम शो करता है ट्रांसफॉर्मर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। मैग्नेटिक मटेरियल में कुछ छेड़छाड़ कीजिएगा, फ्लक्स डेंसिटी चेंज कीजिएगा, ये चेंज हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कुछ छेड़छाड़ कीजिएगा, ये चेंज हो जाएगा। फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मर का सप्लाई उप्लाई के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर लो, ये जो सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। इसलिए ध्यान से सुनना पूरा स्टेटमेंट। इसीलिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट जिससे आप सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हो, उस टेस्ट को आप किसी भी करंट पे कर सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है कि आप उसको रेटेड करंट पे करो। रेटेड करंट पे करते हो, रेटेड कॉपर लॉस आ जाता है। आप अदर देन रेटेड करंट पे भी करोगे ना, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये सेम आएगी, किसी भी करंट की वैल्यू पे कर लो।
देखिए ओपन सर्किट टेस्ट से जिससे हम शंट ब्रांच पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हैं तो बोला जाता है कि भैया ये वाली जो टेस्ट है ना ये रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करे। किस पे करे? रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करे। तो रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करना कंपलसरी है। अदर देन रेटेड वोल्टेज या रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करोगे तो वैल्यू चेंज होती जाएगी। आपने मान लो 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का ट्रांसफॉर्मर है, आपने ओपन सर्किट टेस्ट 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे नहीं किया, आप 200 वोल्ट 40 हर्ट्ज पे कर लिए, पैरामीटर्स की वैल्यू आ गई ओपन सर्किट टेस्ट से। 250 और 50 हर्ट्ज पे वही वैल्यू नहीं रहनी है, अलग अलग आएगी वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पैरामीटर्स नहीं है, ये नॉन लीनियर पैरामीटर्स हैं। ये कौन से पैरामीटर्स हैं? नॉन लीनियर। अब दिमाग में ये सवाल उठा, सर लीनियर नॉन लीनियर होता क्या है सर? ये आपके जो है दोनों पैरामीटर्स ये हैं नॉन लीनियर पैरामीटर्स है। एक ट्रांसफॉर्मर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, एक ट्रांसफॉर्मर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। अब लीनियर नॉन लीनियर क्या है? तो यहां पे देखिए, इसको चीजों को थोड़ा डिटेल में देखते चलिए साथ में। देखिए यहां पे चीजों को समझिएगा थोड़ा। यहां देखिए, मान लीजिए मैं एक लीनियर ग्राफ प्लॉट कर लूं यहां पे। ये लीनियर है कि नहीं? हाँ सर लीनियर है। दिख रहा है ये? ठीक है चलिए। अब ये लीनियर है तो मान लो, देखो ध्यान सुनिएगा, अगर मैं मॉडल करूं कहीं भी एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे, मान लो यहां पे सपोज दैट 5 वोल्ट है, ठीक है? या चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं इसको कर दूं 10 वोल्ट। 10 वोल्ट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे आप मॉडल करोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो करंट है 2 एम्पियर। ये वोल्टेज है बेटा, ये करंट है, कंफ्यूज ना हो जाए, लीनियर चीजें बता रहा हूं मैं। ये लीनियर ग्राफ है, दिख रहा होगा आपको। यहां पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप रेजिस्टेंस को मॉडल करोगे, इस रेजिस्टेंस को क्या लिखोगे? ग्राफ से देख रहे हो 10 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग करंट कितना, ग्राफ से कैसे निकालते हो वैल्यू? 10 वोल्ट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ले जाओ, देख लो करंट कितना, डिवाइड को 10/2 कितना आ रहा, देख लो कितना आएगा, 10/2 कितना आएगा 5। अगर आप इस पॉइंट पे भी मॉडल करना चाहोगे एलिमेंट को, इस पॉइंट पे भी रेजिस्टर को मॉडल करना चाह रहे हो तो देखो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो ये 20 वोल्ट आ रहा है, 20 वोल्ट। ये डबल हुआ ना तो ये भी डबल होगा लीनियर में, ये भी कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। आप यहां पे भी अगर इसको मॉडल कर रहे हो तो इस आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जरा देखो अभी भी कितना आएगा 5 वोल्ट। नीचे आ जाओ, 5 वोल्ट पे सर मॉडल करें, 5 वोल्ट पे देख लो, ये हाफ हुआ, ये भी हाफ हो जाएगा। यहां पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहां भी मॉडल करोगे तो कितना लिखोगे 5/1। ये बताओ ये वैल्यू कहीं भी चेंज हुई क्या? ये लीनियर हो गया, ये लीनियर एलिमेंट हो गया, जो कि होता है आपका सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स, सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स। बट मैं किसकी बात कर रहा हूं? नॉन लीनियर। भैया सैचुरेशन आएगा। नॉन लीनियर का मतलब कुछ इस तरह से, ये अब इसको अलग अलग जगह तुम मॉडल करोगे तो हर जगह वैल्यू अलग अलग आएगी। मैं इसको यहां पे मॉडल कर लूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो यहां पे है, मान लो यहां पे मॉडल कर लेता हूं इसको, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे जब करंट देखोगे तो मान लो 0.5 एम्पियर है, तो यहां पे हो जाएगा 10/0.5, ये हो जाएगा 20 ओम। क्लियर है? हाँ सर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब मॉडल करोगे यहां पे रेड वाला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां वोल्टेज कितना है 20 है, ये तो 2 एम्पियर से कम होगा, इसको मैं मान लेता हूं 1.5। यहां क्या लिखोगे 20/1.5, 200/15। बताइए ये वैल्यू सेम रही क्या? एक बार देख के बताइए।
ये वैल्यू सेम रही क्या? नहीं। तो ये किसकी बात हो रही है? रेड वाला नॉन लीनियर। ये वैल्यू चेंज होगी, लीनियर में चेंज होगा क्या? नहीं। तो सेम मैं यहां पे वही चीज आपको बता रहा हूं, वही चीज यहां पे बता रहा हूं। ये है आपके नॉन लीनियर पैरामीटर्स, है ना। आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करोगे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये नॉर्मल रेजिस्टर रिएक्टर नहीं है, ये जो है ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब यहां पे देखिए, यहां पे छेड़छाड़ किसके साथ की गई है? जो आपके दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर डायमेंशंस में, एक 0.8 mm थिक है, 0.8 mm थिक है, दूसरा 1.2 mm थिक है, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, रिलेटिव परमिबिलिटी, कुछ के बारे में कुछ बोला गया है क्या? नहीं। जब किसी के बारे में मशीन हो, पावर सिस्टम, जब सवाल पूछा गया हो, किसी के बारे में कोई मेंशन ना किया गया हो, तो बाय डिफॉल्ट उसको कांस्टेंट मान लें। तो हम उसे कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं कि भैया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो सारी चीजें बीएम है, रिलेटिव परमिबिलिटी, ये कांस्टेंट ही, इसको चेंज नहीं किया गया। चेंज किसको किया गया? बस थिकनेस ऑफ लेमिनेशन को। यहां से दिख रहा है। अब थिकनेस ऑफ लेमिनेशन से किसको फर्क पड़ेगा? तो आपने शायद पढ़ा हो एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है। ये टी क्या है? दैट इज थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, ये सबने जानते होंगे। तो थिकनेस ऑफ लेमिनेशन अगर यहां से 0.8 mm से 1.2 कर दिया, मतलब ये बढ़ाया गया है, तो ऑब्वियस एडी करंट लॉस बढ़ेगा। एडी करंट लॉस बढ़ने का मतलब जो हमारा कोर लॉस है, कोर लॉस है, ये क्या हो गया? बढ़ गया। कोर लॉस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इससे, एक तरह से कोर लॉस बढ़ गया, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर लॉस बढ़ गया, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर लॉस बढ़ गया। भैया कोर लॉस बढ़ गया कैसे दिखाओगे? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर लॉस बढ़ जाए, शंट ब्रांच है। तो वोल्टेज बाय डिफॉल्ट हम कांस्टेंट ही लेंगे भैया, वोल्टेज के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करते हम लोग, ये वोल्टेज कांस्टेंट। तो ये जो कोर लॉस आप लिखोगे वी स्क्वायर अपॉन आर सी, ये कोर लॉस बढ़ गया है। ध्यान से देखिएगा, कोर लॉस बढ़ गया, क्यों? थिकनेस ऑफ लेमिनेशन बढ़ा दिया गया, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन बढ़ाने से कोर लॉस बढ़ा। अब ये रेजिस्टर है जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो बढ़ना चाहिए, तो कैसे बढ़ा? तो पीसी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आरसी। सर ऐसे क्यों लिख दिया? आई स्क्वायर आर क्यों नहीं? भाई ये पैरेलल सर्किट है एक तरह से, ये शंट ब्रांच की बात कर रहे हैं, और अपन कांस्टेंट किसको लेकर चले? एक सप्लाई वोल्टेज को, ठीक है। तो सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, ये इसके अक्रॉस आ रहा है, तो डायरेक्ट यहां पे क्या लिखोगे आप? वी स्क्वायर अपॉन आरसी। मैं आरसी लिखता हूं, मैं आरएम लिख दूं, यहाँ पे आरएम दिया हुआ है, तो मैं इसको आरएम कर दूं, ठीक है, ये आरएम। तो ये पावर लॉस बढ़ गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू कम होगी। सप्लाई वोल्टेज तो कांस्टेंट ना, ये वैल्यू कम। देखा यहाँ पे कोर लॉस से फर्क पड़ा, तो आरएम कैसे चेंज हो गया? क्यों? नॉन लीनियर पैरामीटर्स, प्रॉपर्टी बस शो करने के लिए लगाया हमने, ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये एक्चुअल रजिस्टर रिएक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा हम हिसाब से, है ना। तो आरएम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसका? 1.2 mm वाला का आरएम कम होगा, यानी वाई वाले का। एक एक्स का कितना है? आरएम ऑफ वाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, किससे? आरएम ऑफ एक्स। एक्सएम क्या होगा? एक्सएम के बारे में हम बोल सकते हैं लगभग समान होगा, क्योंकि और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो एक्सएम समान देखो कहां कहां है, यहां पे समान है, यहां पे समान है। एक्सएम वैल्यू आर बोथ लाइकली टू बी इक्वल, बट आरएम ऑफ एक्स इज लाइकली टू बी हायर देन आरएम ऑफ वाई। ये हो गया आपका एक्यूरेट आंसर। एक्स वाला वाई से ज्यादा, एक्स वाला वाई से ज्यादा। बातें क्लियर समझ में आ रही है? एक्स वाला वाई से ज्यादा, ये चीजें समझ में आ रही है। सारी चीजों को इंटर रिलेट करना सीखो बेटा, है ना। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं कि भैया ए और बी टिक कर लो या सी टिक कर लो, इस तरह से नहीं बता रहा हूं मैं, चीजों को अंदर तक बता रहा हूं आपको, कि आगे कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बने तो आपको दिक्कत ना जाए। ऐसे नहीं कि मैं बताया खोला क्वेश्चन बताया कि भैया इसको बी मार लो, इसने एडी करंट लॉस के बारे में बोला है, बस वो बी मार लो। ये चीजें मैंने पूरी एलिब्रेट की है, लीनियर नॉन लीनियर आपको अच्छे से समझाया है। आई होप समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखो, चीजें उसी के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल अब आसान है, इसको आराम से टिक कर सकते हैं आप लोग। बताइए,
पढ़िए सवाल को, सवाल बहुत ही आसान है। टू मैग्नेटिक मटेरियल्स ए एंड बी, two magnetic materials A and B have their electrical conductivities in the ratio 4:9. AD current losses in the materials A and B are in the ratio. बताइए क्या होगा? Anyone? देखिए देखिए, एडी करंट लॉस की बात करें तो ये बड़ा आसान सवाल है। एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम पीक फ्लक्स डेंसिटी है, टी स्क्वायर, ये आपका थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है, नीचे क्या आता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रो। रो क्या है? रो है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ, हमें बस इसी से काम है, बस बाकी से भी काम नहीं है यहाँ पे, है ना? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो को आप 1/सिग्मा भी लिख सकते हो, मतलब हम इसको कुछ एडी करंट लॉस को कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। सिग्मा क्या है आपकी? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। आप स्टील में सिलिकॉन क्यों मिक्स करते हो? तो सिलिकॉन मिक्स करने से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कंडक्टिविटी कम होने से एडी करंट लॉस कम हो जाता है, इसलिए तो स्टील में सिलिकॉन मिक्स किया जाता है। ये लॉजिक था। अब ये चीज आपको पता होगी तो यहां से आपको देख के ये समझ में आ रहा होगा कि सर एडी करंट लॉस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी है, और यहां कंडक्टिविटी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:9। दो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो एडी करंट लॉसेस इन द मटेरियल्स ए एंड बी क्या होगा? एडी करंट लॉस आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है, तो ये 4:9 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ए बाई बी का लिखोगे तो सिग्मा ऑफ ए, सिग्मा ऑफ बी, ये वैल्यू सेम आ जाएगी। ये 4:9 है, यानी 4:9 ये भी हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये आसान सा सवाल था, आसान सा सवाल, ये सब लोग टिक कर सकते हो, बहुत ही आसान था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल को पढ़े, जरा बताए क्या होगा? नेक्स्ट सवाल को पढ़े, जरा बताए क्या होगा? सब लोग बताएं। Hysteresis loss of a transformer designed at voltage V and frequency F is PH. If the transformer is operated from voltage X into V and frequency X into F, X कोई भी फैक्टर है बेटा, X कोई भी फैक्टर है ना? सेम प्रोपोर्शन से वोल्टेज, सेम प्रोपोर्शन से फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, मतलब हम बोल सकते हैं B/F रेशियो कांस्टेंट है। जब भी आपको कोर लॉस का सवाल मिले, जब भी आपको कोर लॉस का सवाल मिले तो आपको यही काम करना है। जैसे ही कोर लॉस का सवाल दिखा, जैसे ही कोर लॉस का सवाल दिखा, तो सबसे पहले आपको V/F रेशियो चेक करना है, सबसे पहले। क्यों? क्योंकि देखो, जो भी इंड्यूस्ड वोल्टेज, जो भी इंड्यूस्ड वोल्टेज लिखते हो, क्या लिखते हो? 4.44 लिख दो मैं, 4.44 F इंटू N इंटू नंबर ऑफ टर्न्स है 5M, 5M को क्या लिख सकते हो? BM डॉट ए, BM डेट ए। इसको मैं E अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल कर दूं? सप्लाई वोल्टेज V, V इक्वल टू E। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं एज ए ऑपरेटिंग इंजीनियर, एज ए डिजाइन इंजीनियर, तो जब डिजाइन इंजीनियर का सवाल होगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज हो सकता है, एरिया भी चेंज हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा पूरा स्टेटमेंट बेटा, ध्यान से सुनिएगा इसको। जब ये डिजाइन इंजीनियर का आपसे सवाल पूछा जाएगा, कुछ डिजाइनिंग से रिलेटेड सवाल होगा, तो उसमें नंबर ऑफ टन से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, एरिया से रिलेटेड सवाल हो सकता है। लेकिन जब ऑपरेटिंग इंजीनियर का सवाल पूछ रहा, ऑपरेटिंग इंजीनियर कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मर बन चुका है, ट्रांसफॉर्मर बन चुका है। जब ट्रांसफॉर्मर बन गया है तो बनने के बाद नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया ये चेंज कर दोगे क्या? हाँ सर हम तो चेंज कर देंगे, ट्रांसफॉर्मर चल रहा है तो हम तो उसको जाके चेंज कर देंगे। मैं चलते हुए की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल मान लो रखा भी है लेकिन बन गया है, एक बार बन गया, डिजाइन हो गया है, अब ऑपरेशन की बात हो रही है।
ठीक है, तो उसमें एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो फॉर ऑपरेटिंग इंजीनियर अगर हम बात करें, फॉर ऑपरेटिंग इंजीनियर ऑपरेटिंग इंजीनियर के लिए ए और एन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। 4.44 तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये बीएम जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। ये ऑपरेटिंग इंजीनियर के लिए होगा कि भैया सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में चेंजेस कर सकते हो, एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स नहीं। ये डिजाइन इंजीनियर के लिए, ये डिजाइन इंजीनियर के लिए बातें समझ में आ रही है। जब डिजाइन इंजीनियर का सवाल होगा तो आपको एरिया नंबर ऑफ टर्न्स साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो बीएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और एफ है। तो दो केस हो सकते हैं, एक केस ये हो सकता है जब वी बाई एफ रेशियो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो जब वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है, वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट कहने का मतलब क्या कहना चाहते हो सर आप, कुछ इस तरह से कहना चाहते हैं कि मान लो सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी एक पार्टिकुलर ट्रांसफार्मर के लिए ये है 50 हर्ट्ज। इस सेम ट्रांसफार्मर को अगर मैं 240 वोल्ट और 60 हर्ट्ज पे ऑपरेट कराऊं और पूछा जाए कोर लॉस का सवाल कि एडी करंट लॉस पे, हिस्टैरिसीस लॉस पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो यहां पे आपको चेक करना है कि वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं, फ्लक्स डेंसिटी को देखने एक तरह से। तो यहाँ पे वी बाई एफ कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे भी डिवाइड करोगे 4, यहाँ पे भी मैं बोलूं कि 160 वोल्ट और 40 हर्ट्ज पे ऑपरेट कराओ तब भी कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब कि वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है, जो कि आपके पीछे जो सवाल भी दिया हुआ उसमें वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है। आऊंगा कैसे, तो अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो दो चीजें तो आप जानते होगे, तो फिर भी मैं लिख दूं, जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो लिखते हो के एच इंटू एफ इंटू बी एम टू द पावर एक्स। एक्स आपका स्टील में कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1.5 से 2 तक होती है, 2.5 तक लगभग, है ना। नॉर्मली 1.6 होती है सिलिकॉन स्टील। और जो एडी करंट लॉस है ये होता है के इंटू एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर। बीएम कांस्टेंट है तो इस केस में पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बस एफ हो जाएगा, और पी डायरेक्ट, देखो इससे रिलेटेड आगे बहुत सारे सवाल आएंगे, बट अभी जो सवाल है बस उसको देखो, उस पे फोकस करो। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, ठीक है सर। सर केस 2 में क्या हो जाएगा, तो केस 2 में अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये कि जैसे मान लो एक पार्टिकुलर सप्लाई वोल्टेज है ट्रांसफार्मर के लिए 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, सेम ट्रांसफार्मर की बात करें अगर ऐसे 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कराया जाए, तो यहाँ पे वी बाई एफ रेशियो जो यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो ऐसे केस में कैसे प्रोसीड करना उसको देखें कि जहां पे वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है। तो जहां पे वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा, जहां पे कांस्टेंट नहीं होगा तो वहां पे आप क्या लिखोगे, पीएच इज इक्वल टू के एच इंटू एफ, बीएम की जगह वी बाई एफ रख दो, ये हो गया एक्स। एक्स मैंने बताया 1.5 से 2.5 तक में एक्स की वैल्यू हाई होती है 1 से, एक्स नीचे एफ का पावर कितना है, एक्स है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, एफ का पावर 1 है, नीचे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एफ का पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, नीचे इसलिए लिखा हूं ताकि आपको क्लियर चीजें रहे कि फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली रिलेशन है आपका हिस्टैरिसीस का, कब, जब वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। और एडी करंट लॉस की अगर हम बात करें, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस हो जाएगा के इंटू एफ स्क्वायर वी बाई एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा के इंटू वी स्क्वायर। मतलब आप बोल सकते हो एडी करंट लॉस इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, एडी करंट लॉस इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। ऐसे एडी करंट लॉस इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, क्यों यहां पे देखिए, इस वाले केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर इसलिए है क्योंकि वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है, तो जिस प्रोपोर्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ सेम प्रोपोर्शन में वोल्टेज भी चेंज हुआ है। आप यहाँ पे एफ स्क्वायर हटा के वी स्क्वायर भी लिखोगे तब भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर से सुनो सर, आप बोल रहे हो कि एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सही बात है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो सर यहाँ कैसे आ गया, बेटा यहाँ पे एफ स्क्वायर हटा के वी स्क्वायर लिखोगे सही है, कोई नहीं काटने वाला, लेकिन एजे में आएगा भैया फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो टिक नहीं मार रहे हो, कहो कि भैया हम तो पढ़े हैं कि वोल्टेज चेंज होगा तब होगा। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया वहां टिक कर लीजिएगा, बट मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ पे एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, ये कब है, जब वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है। वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट कब होगा, जिस प्रोपोर्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा सेम प्रोपोर्शन में वोल्टेज भी चेंज हो रहा होगा तभी ना।
तो आप यहाँ फ्रीक्वेंसी हटा के वोल्टेज भी रख लो, तब भी सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी में 10% का चेंज है तो यहाँ पर स्क्वायर करोगे 10% का जो भी होगा, परसेंटेज जो भी चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज में भी तो 10% का ही चेंज हुआ होगा। गलत नहीं आएगा, सही आएगा। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर वी वाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर होगा। अब आइए अपने सवाल पे और जरा बताइए क्या होगा इसका आंसर, देख के बताइए। सब लोग बताएं, अब तो मेरे ख्याल से टिक कर लोगे आप लोग। सब लोग बताएं जरा देख के। एडी करंट लॉस में ऐसा बोल रहे बेटा, एडी करंट लॉस में ऐसा बता रहा हूं आपको। देखो जैसे नॉर्मल में बात करूं 200 वोल्ट, क्वेश्चन करा दूंगा इस पे आगे, 50 हर्ट्ज पे है। अब मैं ऑपरेट करा रहा हूं 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज पे। यहाँ पे वी वाई रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं है? है सर। मान लो इसके लिए एडी करंट लॉस की वैल्यू दी है 10 वाट या 100 वाट मान लो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 100 वाट ये दिया हुआ है। अब इसके लिए निकालना आपको एडी करंट लॉस। आप ये वाला फॉर्मूला लेके प्रोसीड करोगे? हाँ सर, हम ऐसे प्रोसीड करेंगे। P2 अपॉन P1, जो P1 पहला वाला केस का दिया हुआ, P2 हमें निकालना है दूसरे वाले केस का। इसको 1 1 मार्क कर दो, इसको 2 2 मार्क कर दो। इस वाले पे एडी करंट लॉस दिया हुआ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, मतलब लिखोगे आप F2 अपॉन F1, यानी P2 की वैल्यू निकालनी है, P1 दिया हुआ है 100 वाट, F2 की वैल्यू है 60 और 50 पे गिवन था, यहां से आप निकाल लोगे P2, हां से निकाल लेंगे। बेटा इसको ना करके भी ना, अगर आप ऐसे लिखोगे ना P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1 वोल्टेज, वोल्टेज को जरा देखो, V2 अपॉन V1 का स्क्वायर मतलब 240 अपॉन 200 का स्क्वायर, ये कर लोगे, यहां भी स्क्वायर कर लेना, आई एम सॉरी, तब भी सही आएगा। देख लो निकाल के, 100 रख लेना, यहाँ पे 100 रख लेना, देख लो भैया सेम ही होगा ना, चेंज तो सेम ही होगा ना भैया। जिस प्रोपोर्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ होगा सेम प्रोपोर्शन में वोल्टेज चेंज हुआ होगा, तभी तो बी वाई एफ रेशियो कांस्टेंट होगा। इसलिए बोला जाता है कि एडी करंट लॉस वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आ जाइए अपने सवाल पे। लेकिन भाई बता रहा हूं, आपके सवाल जब पूछे जाएंगे बेटा, तो जो मैंने तरीका बताया ऐसे प्रोसीड करना है, वो नॉलेज है ना। और सारा नॉलेज पेपर सॉल्व करने के लिए नहीं लगाना है ना, जो जितना पेपर में पूछा गया उतना ही नॉलेज आपके लिए है। वो ऐसा नहीं कि उसको अप्लाई कर दिए वहां पे पेपर में और गलत आंसर टिक करके आ गया, या क्वेश्चन बनाने के लिए ये तरीका है। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे देखिए हिस्टेसिस लॉस, सॉरी हिस्टेसिस लॉस दिया हुआ है। हिस्टेसिस लॉस कितना दिया हुआ जरा देखिए यहाँ पे। हिस्टेसिस लॉस दिया हुआ पीएच किस पे, एक पार्टिकुलर सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे। अगर उसको हम चेंज कर दें एक्स टाइम वोल्टेज को, फ्रीक्वेंसी को, जैसे जो V2 है ना ये x इंटू वी है, और नया वाला जो फ्रीक्वेंसी है ना वो पुराने वाला से x इंटू एफ है। तो V2 अपॉन F2 भी अगर लिखोगे XV अपॉन XF, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, V बाई एफ ही रहेगा कि नहीं? हाँ सर, यानी यहाँ V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ सर कांस्टेंट है, दिख रहा है हमें। V बाई एफ रेशियो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एक्स टाइम फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, हिस्टेरिसिस लॉस भी एक्स टाइम चेंज हो जाएगा। बनाने की आवश्यकता है क्या? हाँ सर लिख दीजिए अच्छे हैंड राइटिंग में, हमें तो पीडीएफ चाहिए और हमें तो बस छापना है, एकदम सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग दिखना चाहिए सर। छाप देता हूं, देख लो, आ जाओ। तो यहाँ पे लिखोगे PH2 अपॉन PH1, ये लिखोगे F2 अपॉन F1। तो PH2 आपको निकालना है, PH1 की वैल्यू PH दी हुई है, F2 x टाइम ऑफ F है, F1 कितना है, F के इक्वल है, FF कैंसिल आउट हो गया, तो PH2 कितना हो जाएगा, x टाइम ऑफ PH। ये हो गया करेक्ट ऑप्शन, कौन सा हो गया, x टाइम ऑफ PH। अब बताइए ये बातें क्लियर हो रही है? अब मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन बताने का पैटर्न पूरा यही होगा। मैं कभी भी आपको ABCD वाला कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा कि यहाँ देखिए आंसर और टिक कर दीजिए A और B C D, ऐसा कुछ नहीं दे रहा मैं। ठीक है, तो अभी के लिए सेवा यही समाप्त करते हैं। अभी के लिए मैं सेवा यही समाप्त करता हूं, आगे क्लास में कल मिलूंगा मैं, कल मिलूंगा। और मैंने जैसा आपको बता दिया है
आज रात 12 बजे तक ही बस वो 99 का होगा, उसके बाद या 12 क्या मतलब हो सकता है 100 भी हो जाए। कल से 199 का हो जाएगा। 99 आज ही तक ही है, कल से ये 199 का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे फिर।